बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। वीक का आज पहला रोज़ है। नॉर्मली तो हमारे पास खबरें कुछ ऐसी होती नहीं हैं कि हम डिस्कस करें और आप कहें कि जी खुशगवार प्रोग्राम का आगाज़ हो गया, लेकिन जब अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है तो प्रोग्राम का आगाज़ भी खुशगवार हो जाता है। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे। खुशगवार मौसम है, अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हुआ है। अब्र करम जो है मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा सुबह से बारिश का सिलसिला जारी था, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही थी। यानी हालात ऐसे हो ना हो, जब अल्लाह ताला मेहरबान होता है तो मूड भी खुशगवार हो जाते हैं, मौसम भी खुशगवार हो जाता है। तो वेदर अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले शामिल कर लेते हैं। मौसम कैसा रहेगा? जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइए क्या प्रेडिक्शन है, मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जो हालिया बारिशें का सिलसिला जारी है उसकी वजह से मौसम जो है खुशगवार है और ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जिसको शहरी जो हैं वो महसूस कर सकते हैं, उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और आज का दर्जा हरारत भी जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से जो गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान था वो भी ख़त्म हो चुका है। और आज मौसम जो है बारिशों की वजह से जो है वो खुशगवार ही रहेगा। और अगर सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त भी जो है वो दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि मौसम जो है वो सुबह के वक्त जो है वो खुशगवार था। बारिश का सिलसिला जारी है वक्फे वक्फे से, जिसकी वजह से आज जो नमी का तनासब है सुबह के वक्त जो रिकॉर्ड किया गया वो 76% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है वो 67% से ऊपर जाने का इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ठंडी हवाएं जो हैं वो 15 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है आज वक्फे वक्फे से चलती रहेंगी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार ही रहेगा। और महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ भी जो है शहर का मौसम खुशगवार रहने का ही इम्कान जाहिर किया है। थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आप बता रहे थे, यानी मंगल तक मौसम खुशगवार रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद ने हमें वेदर अपडेट्स बताई। टॉप स्टोरीज की तरफ आज की जाएंगे। हमारे पास लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की, मैं आपको बताऊं। यकसा निज़ाम तालीम नए साल से लाया जाएगा। 5वीं तक उर्दू मीडियम लाजमी, 10वीं तक किताबें तब्दील होंगी। करप्ट अनासर कौम के मुजरिम, मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को हिसाब देना होगा, वजीर आला उस्मान बुज़दार। शानदार कटी पतंग की डोर भिड़ने से बच्ची जान बहक, SHO मुअत्तल। और मास्क ना पहनने एहतियाती तदाबीर, रेहड़ीबानों को कारोबार की खुली छुट्टी। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम खुशगवार है। सबसे पहले खुशगवार खबर वैसे तो हमें मिलनी नहीं तो यहाँ से ही आगाज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिल्कुल इसी तरह है कि अब्र करम बरस रहा है शहर में, बल्कि मज़ाफ़ात के इलाकों में भी। और कल अगर देखा जाए तो किसी बाज़ इलाकों में कल बारिश हुई, कहीं तेज़ कहीं बूंदाबांदी, लेकिन उसके बाद जो हब्स बना और गर्मी बनी शाम के वक्त, वो बड़ा ही ख़तरनाक मौसम था, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज जब सुबह हुई और उसके बाद देखा कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, रात से ही वैसे चल रही थी, लेकिन बारिश के साथ तेज़ हवा का चलना, और अभी तक जो है कहीं बूंदाबांदी हो रही है, कहीं हल्की तेज़ बारिश हो रही है। तो जब तक तो हवा चलेगी तो लाहौरियों के लिए खुशखबरी होगी। से ऐसे बाहर मौसम ऐसा नजर आता है ना तो मैं जल्दी से उठ जाती दफ्तर आने देर नहीं करता। आज जो है वो अच्छा दिन गुजरने वाला है। खैर, आज की पहली खबर की तरफ जाते हैं। 5वीं तक उर्दू मीडियम लाजमी, 10वीं तक किताबें जो हैं वो तब्दील होंगी। यकसा निज़ाम तालीम नए साल से लाया जाएगा। ये तो इलेक्शन कैंपेन से हम बातें सुन रहे थे, यकसा निज़ाम तालीम, तो अब इसको क्या कहें, देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि अभी भी नए साल की बात की जा रही है। देखें, पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर आपका जो निज़ाम तालीम है उससे या निसाब तालीम से ज़्यादा मैटर करता है आपका निज़ाम तालीम, कि आपका एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ गवर्नमेंट की कितनी तवज्जो है। आपके बच्चे जो हैं, जो भट्टा मजदूर हैं, जो वो लोग जो मजदूर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मुतअद्दिद फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, जिस पर गवर्नमेंट ने कई दफ़ा कैंपेन्स भी लॉन्च की। आपकी गैर सरकारी तंजीमें जो हैं वो भी इस पर मुहिम चलाती रही, कोई भी नहीं ना हुआ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपने निज़ाम तालीम का जो नारा लगाया और फिर आपके इलेक्शन कैंपेन्स, चाहे साबिक दौर हुकूमत की बात कर लें, मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें,
यही होता था कि सेहत और तालीम हमारी अवालीन तरजीहात में शामिल है। ये दो चीजें होती थी। सेहत का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो तो सबके सामने ही है, वो तो हालात से है। तालीम का भी यही हालात है। मुझे ये बताएं कि आप निसाब को तब्दील करके वो बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं, वो वालिदैन जो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते, और बाज़ ऐसे लोग हैं जो 7 से 8 साल का बच्चा होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो उसको आप किसी न किसी दुकान पर आप मजदूरी के लिए लगा देते हैं, जो 300-400 रुपए लेकर शाम को घर आता है, तो उससे खाना आप पकाते हैं। तो फिर उसके मेरे ख्याल में निसाब तालीम की बात, निज़ाम तालीम को बेहतर करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि यकसा निज़ाम तालीम जब आएगा, ये उस सूरत में कारआमद साबित होगा जब आपके दीगर स्कूल जहाँ पे हजारों रुपए माहाना फीसें अदा करके जो आपके सरमायाकार लोग हैं, जागीरदार लोग जहाँ जिनके लोग हैं, उनके बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, अगर वो तालीम के वहां पर यकसम वाक़े होंगे और ये लोग उसी के बराबर पढ़ेंगे, तो फिर तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है जी। गवर्नमेंट बहुत अच्छा डिसीजन किया है। अब ये तजावीज हैं जो हम शेयर भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये चीजें इंप्लीमेंट कराना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है? आपने माजी की हुकूमत का रेफरेंस दिया, हम अभी सुन रहे थे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही खबरें थी, यकसा निजाम तालीम जो है वो तरजीहात में होगी। 2 साल मुकम्मल होने को आ गए हैं, ना तो माजी की हुकूमत में ये सब चीजें हो सकी, ना तो ये अब हो सकी। इसके क्या वजूहात है, रुकावटें क्या हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये क्या इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है जो हम ये करवा नहीं पाते? कोई मुश्किल नहीं। देखें, आप अगर गवर्नमेंट का हिस्सा लेना और स्कूल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा खूबसूरत जो अमारात हैं वो आपके हुकूमत के जो स्कूल्स हैं उसकी हैं। उनमें आपके प्ले ग्राउंड्स हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपके पास बड़ी वसी और अरीज मकामात पर आपने ये स्कूल्स बना रखे हैं, जहां पर निसाबी के साथ गैर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियां हो सकती हैं। बात यह है कि आपने ठीक कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना क्यों मुश्किल है। आपकी एसोसिएशंस हैं, टीचर्स की एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं सियासी इन्फ्लुएंस है, कहीं जागीरदाराना निजाम है, कहीं सरमायाकार लोग जो बैठे हैं, करते हैं वो यहाँ पर भी है। आपके तालीमी निजाम को भी तबाह करने वाला माफिया है। फिर मैं तो कह रहा हूँ, देखें, एक है फैमिली है, उसको उसके पास कुछ पैसे हैं, वो महाना कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में जाए। उसकी क्या वजह है? उनको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में हम भेजेंगे, पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल हम नहीं उसका बचा पाएंगे। इसलिए आप प्राइवेट स्कूल जो हैं उनसे आप ब्लैकमेल होते हैं, वो अच्छी तालीम देते हैं। जब वो अच्छी तालीम देते हैं तो अल्टीमेटली आप कहते हैं कि हम जो है अपना पेट थोड़ा सा काट लें, लेकिन बच्चों को अच्छा निजाम तालीम और अच्छी तरबियत उनकी करवा लें, अच्छी तालीम दिलवा लें। बात यह है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी तालीम दे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बच्चे आपके गवर्नमेंट स्कूल से निकल आपको प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। और इम्प्लीमेंट करवाना कोई मुश्किल नहीं है। आपका एक पूरा सिस्टम है ना, आपका एक सेक्रेटरी है एजुकेशन का, उसके बाद आपके प्रिंसिपल्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, उसके बाद टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स हैं। यहाँ पे जहाँ पर हमारे वजीर तालीम साहब जो हैं वो सिर्फ स्कूल खुलवाने के लिए वफाक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट होंगी? जहां पर हर चीज इंतजार किया जा रहा है कि वहां से फैसला आए तब हम कुछ इंप्लीमेंट करें, तो फिर ये चीजें सिप्रा साहब ऐसे ही रहने वाली हैं। देखें, बात यह है कि वो हालात हैं, उस पे तो हम दूसरी तरफ चले जाते हैं कि कोरोना के हालात हैं। इसमें विफाक को इसलिए पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, आपकी विफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब उनको साथ चलना पड़ेगा। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह सिंध गवर्नमेंट आपने डिसीजन खुद कर ली है, तो पंजाब गवर्नमेंट का ये इस्तेहकाक है, हाँ जी, ये उनका इस्तेहकाक है, वो खुद अपने डिसीजन लें। हालांकि जो लॉकडाउन हुआ 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम लोग लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं, लेकिन 2 दिन बाद पंजाब गवर्नमेंट ने मार्च में लॉकडाउन किया। ये क्यों डिसीजन हुआ कि आपके पास इख्तियारात मौजूद थे। स्कूल्स का भी यही है, लेकिन अभी मौजूदा हालात में जिस तरह वालिदैन परेशान है, हर बंदा परेशान है, इस परेशानी के आलम में बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल है। हाँ, वो लोग इस वक्त निकले हुए हैं जिन लोगों ने मेहनत मजदूरी पे जाना है। ये बात भी ठीक है कि एक बंदा अगर घर पर बैठ जाएगा और 4 बंदे उसका वो एक ही वाहिद कफील होगा, अगर वो नहीं निकलेगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि आपने प्लानिंग नहीं ना की, आपने 3 से 4 महीने इसको इस तरह बना दिया, कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी जी छोड़ दें, कुछ नहीं होता। ईद आ गई, इसके बाद फिर एक और हमारा त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार है, ईद उल अजहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन वजीर साहब को ये तो बैठकर कहीं ना कहीं इजलास कर सकते हैं ना कि आप पूछें स्कूल से कि हम प्लानिंग क्या करें, हम किस मंसूबा बंदी के तहत स्कूल्स को खोल सकते हैं। आखिरकार आपने स्कूल्स को खोलना है,
आपके नर्सरी, केजी और फर्स्ट के जो बच्चे हैं क्लास के, मुझे बताएं वो ऑनलाइन क्या क्लासेस लेंगे? क्या क्लासेस लेंगे? बिल्कुल सही वो बच्चा जो थोड़ा समझदार है वो ऑनलाइन क्लास। टीचर्स यूनियन ने ये कहा है कि आप तालीमी मयार को बेहतर कर लें, बाकी चीजें जो है वो टाइम टू टाइम खुद ब खुद बेहतर होती रहेंगी। और वाकई हमारा तालीमी मयार जो है अब उसको बेहतर होने की जरूरत है। यहाँ असातिज़ा तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि सरकारी तालीमी इदारों से मुतल्लिक आदाद शुमार गलत हैं, विफाकी वज़ीर तालीम बयान वापस लें। अब ये क्या मामला है? देखें, मेरी बात सुने, ये टीचर्स एसोसिएशन हमेशा एहतजाज पर उस वक्त जाती हैं जब इनके अपने मफादात होते हैं, जब इनके कॉन्ट्रैक्ट से लोग रेगुलर नहीं हो रहे होते, जब कहीं ना कहीं इनकी तनख्वाहें होती हैं उनका मामला आ जाते हैं, कहीं ना कहीं इनके इंसेंटिव्स का मामला आ जाता है, वहां पर ये टीचर सारे यकसा हो जाते हैं। मुझे बताएं, टीचर्स एसोसिएशन ने आज तक ये एहतजाज किया है कि हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उनको हम बेहतर तरीके से, हमारा जो निसाब है वो ठीक नहीं है उसको तब्दील करें, या निज़ाम तालीम जो है उसको ठीक करें। वो महाना तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं आज तक वो एहतजाज तो ना वो। मुझे तो हमेशा अपना जितना मेरा, जब से मैं ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने जितने एहतजाज देखे हैं या कवर किए हैं, सिर्फ यही मुतालबा होता था कि कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर किया जाए, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, अपना जाती मफाद है ना। फिर आप जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बच्चे जिनको आप तालीम दिलवाते हैं या देते हैं, उनका आप नहीं सोचेंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? बात यही है कि एसोसिएशंस का हमेशा होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं और गवर्नमेंट को किसी न किसी जगह पर ये उनको मुश्किल वक्त देती रहती हैं, मुश्किल की तरफ धकेलती रहती हैं, ताकि अपने जो उनके मफादात हैं, अपने जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करवा लें। लेकिन जो उनका बुनियादी काम होता है वो नहीं करते। ये सिर्फ इनका नहीं है, तालीम में नहीं है, ये बाकी इदारों का भी होता है। जहां जहां आपकी यूनियन सिस्टम है वहां वहां वो लोग ब्लैकमेल होते हैं आपके। ऐसे ही है। और फिर जो हम बात करते हैं तालीम हमारी तरजीहात है और फिर हमारी शहर तरजीहात है, वहां पे जब ये माफिया आ जाते हैं तो सारी तरजीहात पे पानी फेर दिया जाता है। खैर, सीएम साहब कह रहे हैं कि सबका हिसाब होगा, वो किस तरह से डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। कहेंगे अगली खबर है हमारे पास, सीएम साहब की स्टेटमेंट है जो कि ये कह रहे हैं कि करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और करप्ट अनासर कौम के मुजरिम हैं, मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को हिसाब देना होगा। सिप्रा साहब, ये किस हिसाब की बात हो रही है? कौन से करप्ट अनासर की बात हो रही है? अभी हालात आपके सामने हैं, क्या चल रहा है? देखिए, मेरी बात सुने, करप्ट अनासर तो वो हैं कि आपने आटा सस्ता करने की कोशिश की, आप उसको कामयाब न ठहरे। करप्ट अनासर वो हैं कि आपने चीनी कहा कि हमने मुआहदा कर लिया, 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होगी, आज 87 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रही और कहीं मिल भी नहीं रही। हिसाब तो इनका होना चाहिए था। आपने पेट्रोल की बात की कि हम सस्ता बेच रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये करप्ट अनासर नहीं है। मैं तो, मेरी नजर में तो वो करप्ट अनासर हैं। उनकी नजर में सियासी लोग करप्ट अनासर हैं। वो अपनी सियासत बचाने के लिए जो उनको करप्ट अनासर कहें या एहतसाब करें या जेलों में भेजें, आप और मुझे जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। उनको इसकी जरूरत नहीं है। वजह क्या है कि ये इस हसार से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं? लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करने वाले अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी ये हालात हैं कि हम ऑपोजिशन पर तनकीद करें, आप हुकूमत में होते हुए अपनी तमाम तर तवानाई, अपनी तमाम तर एनर्जी सर्व कर रहे हैं कि ऑपोजिशन क्या कर रही है? लैपटॉप के आगे बैठ के वो फोटो सेशन करा रही है, अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं देख रहे? करप्ट अनासर वो कहां पर हैं जो आटा महंगा कर रहे हैं, जो चीनी महंगी कर रहे हैं, जो पेट्रोल महंगा करने में कामयाब हो गए हैं? ये करप्ट अनासर नहीं है? देखें, ये तो हुकूमत को मैं कहूँगा कि इनका अपना फेलियर है कि एक चीज़ आप उसको ऐलानात भी करते हैं और उसके बाद उसमें नाकाम हो जाते हैं। बात यह है कि सियासी तौर पर आप एहतसाब का अपना कैरी ऑन करें, इसमें कोई आपको रोक भी नहीं रहा, ना ही कोई रोक सकता है। उसका वक्त होता है ना। अभी आपके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किल है, महंगाई में आवाम डूब रही है, सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल देखें, आप इससे किस तरह बाहर निकल के ऑपोजिशन को याद करा सकते हैं कि वो फोटो सेशन करिए, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, कोरोना पर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपने हाथ खड़े कर दिए हुए हैं। उसके बाद आपने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, आपने कोई 60% जो शहर है उसके इलाके आपने सील कर दिए हुए हैं, जो हमारा पोस्ट लाहौर है उसको टोटल आपने बंद किया हुआ है। फिर आप किस तरह कहते हैं कि लॉकडाउन हम नहीं कर रहे? ये लॉकडाउन ही है। आपने बैरियर लगाए हुए, रास्ते बंद किए, ना लोगों को आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं, ये लॉकडाउन ही है। बात यह है कि आप एहतसाब जरूर करें, लेकिन उन लोगों को भी पकड़ें जो आपकी हुकूमत को नाकाम बना रहे हैं, जो आपकी सफों में बैठकर जो आपकी सफों में बैठकर आपको जो आप आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, आप उसमें नाकाम हो रहे हैं। उनको करने की जरूरत है। मुझे बताएं कि वो PTI जो है वाहिद गवर्नमेंट होगी
کہ آپ ان کے 2012, 13, 14, 15 کے ٹویٹس دیکھ لیں اور آج کی گورنمنٹ دیکھ لیں, یہ خود اپوزیشن ہے. ان کے وہ ٹویٹس جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار آج ادا کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کہتے تھے اور آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اپوزیشن کو میرے خیال میں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ابھی تک اپوزیشن کی جانب سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ آیا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ آپ 25 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں اور اپوزیشن پھر خاموش بیٹھی رہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو پاسبل نہیں ہے. انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ریزائن دیں, ہونا بھی چاہیے. دیکھیں ایوان میں عوام کی جو ترجمانی کرنی ہے وہ آپ کی اپوزیشن نے کرنی ہے, حکومت نے جو کرنا ہے وہ سب کے سامنے. اپوزیشن عوام کی ترجمانی ویسے کر بھی نہیں رہی ہے, جس طرح سے انہیں گراؤنڈ پر آ کر عوام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اس طرح سے اپوزیشن کہیں نظر بھی نہیں آ رہی. میرے خیال میں یہ اپوزیشن اگر ان کو ٹف ٹائم گورنمنٹ کو دینا شروع کر دے تو گورنمنٹ سے بولا بھی نہیں جائے گا. ایسے ہی ہے, ابھی بہت سارے معاملات ہیں, آپ اگر ٹی وی شوز میں دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ان کے نمائندگان جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جوابات اس کے نہیں ہوتے, اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں اور بھی نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے, اچھی بات ہے, بلانی بھی چاہیے کہ آپ کا ملک ڈوب رہا ہے, آپ کی اکانومی ڈوب چکی ہے, کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے, ان کا روزگار چھین گیا, لوگ بے روزگار ہو گئے, تاجر برادری جو ہے وہ دکانیں نہیں کھول پا رہی, یہ ساری چیزیں, اور صرف آپ کی ناقص پلاننگ کی وجہ سے پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز رپورٹ ہوئے, لیکن انہوں نے کنٹرول کیا. آج وہ دوبارہ معمول پر زندگی کو لا رہے ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جولائی بھی چلے گا, اگست بھی چلے گا, سپٹمبر میں پاسبلٹی ہے کہ شاید. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ وہ چیز کو آپ نے سنجیدہ لیا ہی نہیں کہ 14 روز کا لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کم کر سکتا ہے. آج آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور تیسرے چوتھے دن آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں. آج آپ کے لاک ڈاؤن کو 12-13 دن ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کیسز کم ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ کرے ایسا ہو کہ کیسز کم ہوں, لیکن اس کی دوسری طرف آپ کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ان ایسوسیشنز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کر دی ہے. یہ پھر گمبھیر ایک اور کوشچن آ گیا, بہت بڑا کوشچن ہے کہ آپ نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کر کے, اور اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے, اطمینان رکھنا چاہیے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں نا, آپ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے تو پھر یہ عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے. دیکھیں ریاست کا کام ہوتا ہے قوم کو اعتماد میں رکھنا, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام آپ پر اعتماد کرے. آپ جو سٹیٹمنٹ دیں آپ اس پر پورا 100% نہ اتریں, کم از کم 80 to 90% تو آپ کو اس کو پورا کرنا چاہیے نا. آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا آپ نے اس پر یو ٹرن لیا, آپ نے 100% ہی اس میں ناکام ٹھہرے. آپ نے کہا کہ ہم 70 روپے پہ ہمارا معاہدہ ہو گیا چینی کا. مجھے بتائیں آج کہاں پر چینی ملنے نہیں رہی, بڑے سٹورز پر, آپ کی چھوٹی دکانوں پہ گلی محلے میں مل رہی ہے, وہ بھی 87 روپے. یوٹیلیٹی سٹور جو آپ نے سو کالڈ عوام کی ریلیف کے لیے رکھے ہیں وہاں سب کچھ ریک خالی پڑے. آج میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ چینی کا سیزن ابھی, اس کا گندم کا سیزن ابھی کلوز ہو رہا ہے, تو آپ کا آٹا کہاں پر چلا گیا ہے. ایسے ہی ہے, تو آج سے 4-5 مہینے بعد کیا حالات ہوں گے, اگر یہی اسی طرح چلا تو میرے خیال میں بہت برے حالات ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بات یہ ہے کہ ریاست اگر اس طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ریاست کو تو پھر عوام بہت مشکل میں چلی جائے گی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 روپے ہم نے بڑھایا, آپ دیگر ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں. دیگر ممالک میں آپ ڈالر کا ریٹ بھی تو چیک کریں نا, ڈالر کہاں پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, ان کی ماہانہ انکم بھی چیک کریں, مزدور کو آپ کتنے پیسے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ مثالیں تو دیتے ہیں یورپین ممالک کی, لیکن یہاں حالات ہیں کہ آپ سے ایک چینی مافیا جن کی یہاں لوکل جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے آپ اس پر قابو نہیں پا رہے, تو پھر آپ کس چیز کے, اور پھر آپ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں, اور پھر آپ جان چھڑانے کے لیے صرف اور صرف اپوزیشن پر تنقیدی نشتر برسا رہے ہیں کہ ہم بالکل سائیڈ پہ رہیں اور اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے ساندہ کے علاقے سے, جہاں پر کٹی پتنگ کی ڈور پھرنے سے بچی جاں بحق ہو گئی ہے. یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس پر ہم نے کارروائیاں بھی دیکھی کی گئی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی کی حکومت نے کہا کہ ایس ایچ او معطل کر دیا جائے گا, اور اس پہ ہم نے پابندی بھی لگائی, دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی, لیکن یہ معاملات جو ہیں رک نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری ذمہ داری جو ہے نا آپ کی پبلک پر ہے, یہ آپ کی عوام جو ہے اس کی ذمہ دار ہے. عوام اگر سنجیدہ ہو جائے, عوام کو پتہ چلے کہ ڈور یا پتنگ کی ڈور اگر کٹے تو اس کی وجہ سے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں, ہم تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو پتنگ بازی پر جو سابق دور حکومت میں لگائی گئی پابندی آپ کے نواز دور میں, بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کی ہلاکتیں ہوتی تھیں یا پھر آپ کی بجلی کا نظام بری طرح درم برم ہوتا تھا, اس بنیاد پر آپ نے لگا دی. اب اس وقت سخت پابندی کے باوجود شہر کے کئی علاقوں میں پتنگ بازی ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اس پتنگ بازی کو روکنا, آج آپ نے ایس ایچ او, میرے خیال میں موجودہ گورنمنٹ نے یہ پہلا کیس ہوگا جس پر آپ نے ایس ایچ او کو معطل کیا. حالانکہ
ये शहबाज शरीफ साहब उस वक्त करते थे कि आप इलाके के SHO और DSP दोनों सस्पेंड हुआ करते थे अगर किसी जगह पर पतंगबाजी होगी। आज शहर के कई इलाकों में पतंगबाजी हो रही थी। क्या वजह है कि आपने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों तक महदूद हुए, उन्होंने कोई ना कोई तफरीह का जरिया ढूंढा और तफरीह का वाहिद जरिया क्या कि पुलिस नाकों पे बंधी हुई है, आप पतंगबाजी करें। अच्छा, अब पुलिस इस पे काम भी करती है, हमेशा हम पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। नहीं, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करूंगी। पुलिस एक दो इलाकों में अगर काम कर लेती है तो वहां पर आप देखें दूसरे इलाकों से आपको ऐसी खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि वीकेंड्स पे ज्यादा ये चीजें होती हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मंडे को आपको एक आधी खबर ऐसी जरूर मिल जाती है कि कोई मोटरसाइकिल सवार जो है उसके गले में डोर फिर गई, कोई बच्ची या बच्चा जाम बहक हो गया। अब जब वीकेंड्स पे आपको पता है कि लोग पतंगबाजी करते हैं तो ये प्लान करना मुख्तलिफ इलाकों में आप जाकर इसका फॉलो अप ऑपरेशन करें, ये क्या बहुत मुश्किल है सिप्रा साहब? देखिए, मेरे ख्याल में आपकी जो ऑपरेशन की पुलिस है उसकी बजाय आप डॉल्फिन को थोड़ा कह दें, अख्तियारात दे दें कि जिस इलाके में पतंगबाजी होती है वो गली मोहल्ले में जाकर पेट्रोलिंग करें, तो मेरे ख्याल में हालात इससे ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप उसको पेट्रोलिंग कह रहे हैं, लेकिन मैंने सबको खुशगप्पियों में सैर उड़ाते अक्सर वो तो ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपको छांव में खड़े भी नजर आ जाएंगे। देखिए, इंसान है ना कहीं थकावट भी हो जाती है। बाइक चलाना 8-9 घंटे चलाना कोई आसान काम भी नहीं है। बात यह कि आप उनको पेट्रोलिंग का कहें, एक दिन जाएं, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर जाएं, तो पुलिस को होगा, लोगों को होगा, नफसियाती तौर पर होगा कि पुलिस यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ने देखें ड्रोन का, कैमरे का भी इस्तेमाल किया, लोगों को पकड़ा भी। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पुलिस की अपनी जिम्मेदारी, लेकिन अवामुन्नास की जिम्मेदारी है, हमारी पब्लिक की और बिलखसूस लाहौरियों की जिम्मेदारी है कि हमें एहसास करना चाहिए। टीन एज बच्चे जब पुलिस आती है उनको पकड़ने के लिए और फिर जो पेरेंट्स आहो बका करते हैं, फिर उस चीज पे बहुत अनफॉर्चुनेट। मुझे बताएं, ये घर जिसमें बच्ची की डेथ हुई है, क़यामत सुगरा जहां पर बर्पा हुई है, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वो लोग जो पतंग उड़ा रहे होते हैं उनके घर में ऐसी क़यामत आए तो उन पर क्या गुजरेगी। इसलिए हमें मिन हैसुल कौम, हमें अवाम को जो है वो इज्तिमाई तौर पर सोचना चाहिए कि जो चीज हमारी थोड़ी सी तफरीह के लिए है, अगर किसी की जान उससे जा सकती है, तौर पर सोचना चाहिए। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मामलात जो हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं। खुदा आज किसी का बच्चा है, कल आपका बच्चा भी हो सकता है, तो इस चीज को जो है बहुत सीरियसली ले। सिप्रा साहब, अवाम तो सीरियस ले लेगी, सीएम साहब सिर्फ क्या नोटिस लेते रहेंगे? और सीएम साहब तो खुद तो नोटिस लेते नहीं, उनके सेक्रेटरी साहब भी भेजते हैं प्रेस रिलीज के, सीएम साहब ने नोटिस ले लिया, तो क्या नोटिस ले लिया, SHO सस्पेंड हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? प्रेस रिलीज तक बात है तो समटाइम्स सीएम साहब को पता भी नहीं होता होगा। और वो तो होता है, इसी तरह ही होता है ना। वो आप देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर के जो आपके बैठे हैं सेक्रेटरी, उन्होंने ये सारा कुछ करना है, उन्होंने देखना है। अब सीएम साहब क्या करें, वो कहें जी हमने SHO को तो सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी महकमाना, बस खत्म हो गया, 1 महीना 1.5 महीने बाद कहीं और पोस्ट हो जाएगा। बात यह है कि जिसका प्यारा चला गया, जिसकी बच्ची चली गई, उसके जो उनका जो गम है उसको कौन उसका निकालेगा गम से? बात नहीं है। बात यह है कि हमें इस चीज का तदारुक करना है, हमें नोटिस पे नहीं जाना, हमें इस चीज को रोकना है, चाहे फोर्सफुली रोकना है। मैं हमेशा कहता हूं कि रियासत अगर चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे। रियासत चाहे कि पतंगबाजी नहीं होनी, कभी भी नहीं होगी। रियासत चाहे कि लॉकडाउन में लोग घरों से ना निकलें, कभी भी नहीं निकलेंगे। रियासत चाहे कि 70 रुपए किलो चीनी बिकनी चाहिए, बिकेगी। रियासत चाहे कि 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा तो मिलेगा। रियासत चाहे, अगर रियासत चाहे, मैं कहता हूं कि रियासत के पास तमाम कवानीन के रास्ते मौजूद हैं। बिल्कुल, हर चीज कानून में लिखी हुई है, लेकिन रियासत खुद नहीं करना चाह रही है। रियासत खुद माफिया के आगे घुटने टेक देती है क्योंकि इनके अपने मफादात होते हैं और अवाम की जो बात की जाती है वो बहुत पीछे रह जाती है। खैर, ये जो सिप्रा साहब ने एक सारी लिस्ट बताई है ना, इसके बाद अगर ये सब कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान जुर्माने जो किए जा रहे हैं, मास्क के बगैर ड्राइविंग करने पर 72,194 चालान किए गए हैं। इसका क्या फायदा हो रहा है? अवाम जिस तरह से हमें मुख्तलिफ जगहों पर बाजारों में आप चालान कर लेंगे, गाड़ियों में आप चालान कर लेंगे। सिप्रा साहब, ये जो बाजारों में अवाम घूम रही है बगैर मास्क के, जो आपने बाजार खोल दिए हैं इसलिए कि ताजिर बिरादरी के तहफ्फुजात हैं, वहां पर कौन कार्रवाई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये तो आपके जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो तो अपना फंड्स इकट्ठे कर रही है, वो तो अपना बजट बना रही है, उसका क्या होगा? बात यह है कि आप अगर जाएं बाजारों में तो मार्केट्स में जाएं, वहां पर क्या हालात हैं, वहां कोई SOPs नहीं है। आज अब तो मैं मियां असलम इकबाल साहब सूबाई वजीर तिजारत मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। शुरू में तो मुझे नजर आया, थोड़े जज्बाती हुए कि मार्केट्स के दौरे करते हुए आप जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ताजर बरादरी के जो नुमाइंदगान हैं उनसे मिल रहे हैं,
उनको बता रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। और उसके बाद आज वो खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी जो है जिंदगी वो मामूल के मुताबिक आ गई है। अब लाहौर शहर में ऐसा लगता है पुलिस को टास्क दिया गया है कि उन्होंने ये कार्रवाइयां करनी है, जहां कहीं पे भी लोग बगैर मास्क के ड्राइविंग कर रहे हैं या गाड़ी में आपको 3, 4, 5 लोग नजर आ रहे हैं तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे। अब उसमें मुझे ये बताएं कि मोटरसाइकिल सवार अगर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसको मास्क की क्या जरूरत है? उसका रिस्क ज्यादा है। क्या रिस्क ज्यादा है? बाइक पे तो अगर कोई जा रहा है, हम देख रहे हैं लोग रशों में भी एक साथ खड़े हैं। बाइक पे जा आपने रहा है, जहां लॉकडाउन किए सिप्रा साहब, वहां पर आपने बैरियर लगा दिए। मैं खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, रश वहां पर इतना है, और वो आपका नाम ने हाथ लॉकडाउन जो है उसमें लोग इतने जो यहाँ पर ट्रैफिक में स्टक हैं, वो भी ऑब्वियसली रिस्क। मान लिया कि आपका मोटरसाइकिल सवार अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको मास्क की जरूरत नहीं। अगर कहीं सिग्नल पे रुकेगा, रश होगा, जिस तरह आप बता रही हैं कि कहीं स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आ जाएगा तो उसको जरूरत होगी, क्योंकि और भी लोग खड़े होंगे। गाड़ी में अगर लोग जा रहे हैं तो उन लोगों की जानिब से मास्क लगाना चाहिए। इस पर अमल दरामद हो भी रहा है, अब लोग कर भी रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल सवार है, चाहे गाड़ियों में लोग सफर कर रहे हैं, अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन जो आपने निशानदेही की है, जहां से हमारे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, जहां से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है मजीद, हमें वहां पर जाना है। और वो क्या है कि हमारी मार्केट्स हैं, हमने मार्केट्स खोल दी। शीशे के दरवाजे पर लिख देना कि मास्क के बगैर दाखिला बंद है, बहुत अच्छी बात है। गार्ड को खड़ा कर देना कि सैनिटाइजर लगा दे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके जो बाजार हैं, जिन पे मैं जिक्र करता हूँ, इचरा बाजार आपका, बागबानपुरा बाजार आपका, रामगढ़ बाजार आपका, ये ऐसे बाजार हैं, और टाउनशिप बाजार, ये ऐसे बाजार हैं जहां पर एसओपीज पर आप अमल दरामद कर ही नहीं सकते, ना ही करवा सकते। और अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं, करवा ही नहीं सकते आप देखें ना, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग रोजाना विजिट कर रहे हैं। आपकी गलियों में वो बाजार बने हुए हैं, आमने सामने दुकानें, आगे दुकानों सजी हुई हैं, 2 से 3 लोग जो है वो रास्ता इतना सा होता है जहां से उन्होंने गुजरना होता है, वहां पर आप कैसे करेंगे? आप बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर तो ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो फिर आप एसओपीज पे एक तरफ आप रोना रोते रहें कि एसओपीज पर अमल दरामद कर रहे हैं तो हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हालात आपको नजर आए, तो मेरे ख्याल में आपको वो गली तो सील करना याद आ गई, आपको वो बाजार में जाते हुए लोग क्यों नहीं नजर आ रहे? अच्छा सिप्रा साहब, ये आपने जो बात की बाजारों की, मैं अब इन बाजारों से भी एक खतरनाक सिचुएशन है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो लास्ट मंडे भी मुझे याद है, मैंने इस चीज की निशानदेही की थी। वो है बोहड़ वाला बाजार, जहां पर हमारा लंडा बाजार लगता है। अब वहां पर आपके कितने रेडीबान हैं, वहां पर कितना रश है, मुझे सिर्फ ये बता दें, वहां पर एसओपी किसने यकीनी बनाने हैं? वो क्या हमारे शहर का हिस्सा नहीं है? वहां किसी ने नहीं जाना, वहां पर किसी ने एसओपी नहीं देखना, किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अच्छा, मजे की बात यह है कि जब आपने सख्त लॉकडाउन किया, इस दौरान भी बोर्ड वाला चौक और वो सीएनजी जहां पे थी और वो चौक में, उस वक्त भी चलता रहा। आपने तो 2 दिन मार्केटें ही बंद रखी हैं, तो वो क्या मार्केट में नहीं आता है जो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, या खुद से परमिशन दे दी गई है कि ये खुल सकता है? वो कोई 7 से 8 कनाल का रकबा है जहां पर वो आरजी आपने दुकानें बना रखी हैं, वो खुली होती हैं। उसके बाद आपकी रेडियां, रेलवे हेडक्वार्टर्स तक आपकी रेडियां सज जाती हैं, हाजी कैंप के सामने आपकी रेडियां लग जाती हैं, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, फैमिलीज और बच्चों के हमरा आपको वहां पर नजर आती है, और कभी भी बंद नहीं हुई। मैं वो कह रहा हूं कि आप मार्च के आगाज में, जब मार्च का आखिरी वीक था जब हमने लॉकडाउन का आगाज किया, उस वक्त भी आपने बोर्ड वाला चौक में ये जो मार्केट थी इसको बंद नहीं करवाया। इसका क्या मतलब है? तो फिर आपकी वो है भी रास्ते पे, एक होता है ना कि आपको कहीं साइड पे आपके छुपके है, जगह दूर दराज है शहर से, ये आपके शहर के बिल्कुल मिड में आपको नजर ना आ रही हो। ये तो ऐसा रास्ता है जहां पर रोजाना ये लोग, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, मुलाजमीन, सब लोग, रियासती कई नुमाइंदगान गुजरते होंगे, नजर आने के बावजूद बंद नहीं कर रहे। बात वही आ जाती है कि आप संजीदा पुलिस लाइन कला गुज्जर सिंह है, मतलब ना तो वो पुलिस की आंखों से ओझल है, ना तो वो इंतजामिया की आंखों से ओझल है, या तो फिर खुल के एक दफा सामने आके बता देना कि खुद परमिशन दी गई है कि आप ये मार्केट खोलें, और फिर उसके बाद खुद परमिशन दी गई है कि यहाँ पे कोई एसओपी नहीं है, यहाँ पे कोई कोरोना नहीं आएगा, यहाँ पर लोग भी आए और आप अपनी कारोबारी सरगर्मियां भी इसी तरह से जारी रखें, तो पता भी चल जाएगा। एक तरफ आप बार बार दावे ये कर रहे हैं कि एसओपी पर अमल दरामद हम करवा रहे हैं, मार्केट्स पे हम स्मार्ट लॉकडाउन जो है उस पर हम अमल दरामद करा रहे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई कोताही है, सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। तो ये सब अच्छा की रिपोर्ट यहाँ पर कहाँ जाती है? देखिए, वो तो पूरी कौम को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है आपकी हुकूमत कि अब तो केसेस भी कम हो गए, अब हॉस्पिटल्स में बेड्स भी हमारे पास मौजूद हो गए। बात यह है कि आपकी पुलिस
के सामने अगर मार्केट खुली है, जिसका क्या मतलब है कि मैं बड़े आसान लफ्जों में कहता हूं कि पुलिस उसको खुलवा रही है। आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर उस पर एक्शन नहीं ले रही तो फिर इसका मतलब है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजमीन भी उसमें मुलविस हैं। और फिर क्यों मुलविस होते हैं ये सबको पता है। ये लोग भी जानते हैं कि किसी मार्केट को खोलना या शटर उठाकर अंदर लोगों को शॉपिंग करवाना और पुलिस किस तरह करवा रही थी, ये सारी चीजें लोगों को पता है कि कैसे होता है। लेकिन बात यह है कि जब रियासत की जिम्मेदारी आ जाती है कि हमने हर चीज को बंद करवाना है, और फिर ऐसी वबा जिसकी वजह से हमारा पूरा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया उससे है, लेकिन हमें अपने मुल्क की बात करनी है कि हमारा मुल्क उस वबा का शिकार है। हजारों की तादाद में लोग उसमें मुतासरीन में शामिल हैं, कई लोग इस दायरे फानिज उसकी वजह से कूच कर गए हैं। तो इस दौरान अगर हुकूमत संजीदगी का और उनका रवैया जो है वो बेहतर नहीं होगा तो हालात खराब होते जाएंगे। मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूं कि आपके ईद उल अजहा आने वाली है, आप बाहर मंडियां लगाएं, अंदर मंडियां लगाएं। मैं आज कह रहा हूं आपसे, आप कह रहे हैं कि हम बाहर शहर के मज़ाफात में मंडियां लगाएंगे, पहले भी वहीं लगती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नाकाम होगी, शहर के अंदर भी आपको मंडियां नजर आ जाएंगी। और मैं एरियाज भी अभी कहती हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपको शालामार चौक से दरोगा वाला में मंडी नजर आएगी आपको, उसके बाद गड़ी शाह के इलाकों में मंडी आपको लगी नजर आएगी, उसके बाद 2 मोरिया पुल के पास आपको मंडी नजर आएगी। आप लाख कर रहे हैं हम जानवर से शहर में एंटर नहीं होने देना, लेकिन एंटर होगा। किस तरह होगा भाई? आपने तो पुलिस खड़ी की हुई है, बिल्कुल। आप तो लोग आने वाले रूटीन में लोगों को चेक करके अंदर आने देते हैं, तो जानवर किस तरह आएगा ट्रकों के जरिए? लेकिन आएगा, कैसे आएगा ये व्यापारियों को भी पता है और पुलिस को भी पता है कैसे, ऐसे ही है ना, और हमें भी पता है। अपने सारे लोग शामिल होंगे तो ये सब कुछ होगा और हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारी टाइगर फोर्स नाम नेहाद जो कह रहे हैं जी, हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि रजाकाराना तौर पर अवाम की खिदमत के लिए हमारी डॉल्फिन फोर्स, जिसका आपने कहा कि जी वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, फोर्सेज आपकी बेतहाशा हैं। ये फोर्सेस क्या कर रही हैं? इनको क्या कोई पूछने वाला है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चलें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो नाकाम है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मुझे ये फोर्सेस बता दें ये किस लिए रखी गई हैं। ये आपकी टाइगर फोर्स होगी, मेरी नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, ये बाकी लोगों की होगी, कम से कम मेरी टाइगर फोर्स नहीं है। ना ही मैं उस पर जाता हूँ, कि ना ही आज तक मुझे कोई बंदा मिला है उसने मुझे कहा हो कि भाई आप मार्केट में फिर रहे हैं या आप रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं तो आप SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। कहीं काम मुझे बताती तो मैं जरूर कहती है मेरी टाइगर फोर्स है। मैं आपको एक थोड़ी सी बताता हूँ कि मैं एक लड़का था और एक खातून थी उनके हमरा, और मैं किसी जगह पर बैठा था और वो आगे उन्होंने एड्रेस पूछना था किसी पुलिस स्टेशन का। ये स्टार्ट में होता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करें। तो मैंने पूछा, उन्होंने पूछा पुलिस स्टेशन का रास्ता कहाँ से है, तो मैंने उनको थोड़ा बताया। मैंने कहा इस साइड से जाएंगे तो इतनी दूर है, इस साइड से जाए, पैदल थे दोनों क्योंकि टाइगर है ना, चल सकते हैं भाई। तो मैंने कहा इस साइड से आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा, इस साइड से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। जब दोनों ने बामी फैसला किया तो उन्होंने कहा कि हम इधर से भी नहीं जाएंगे, इधर से भी नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे। तो फिर मुझे टाइगर फोर्स कहाँ नजर आएगी? ये मैं उसका नहीं शायद हूँ। और भी रिपोर्टर्स थे वहां पर जो जिनके साथ हम लोग इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने एड्रेस पूछा। बात यह है कि आप जो मर्जी फोर्सेस बना लें, आप जितना मर्जी काम कर लें, मुझे बताएं कि जो टाइगर फोर्स बना रहे हैं उनको अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। बिल्कुल है ना अजीज, ऐसे ही है। आप कहें कि वो आपके नाकों पे खड़े हो। पुलिस का क्या है कि यूनिफॉर्म जब आप पहन रहते हैं आप हलफ देते हैं। बिल्कुल आपने हलफ दिया कि हमने कौम और मिल्लत की हमने खिदमत करनी है। जब आपने मुल्क की खिदमत का जब आपने हलफ दे दिया तो आपको करना है। बिल्कुल ऐसे ही। टाइगर जो फोर्स बनाई इन्होंने कहा हलफ, ये तो नवाजने के लिए बनाई गई है ना। फिर है ना, तो अभी फोर्सेस की किसी ने कोऑर्डिनेटर बना दो, किसी ने चीफ कोऑर्डिनेटर बना दो, किसी ने बिजली का कोऑर्डिनेटर बना दो, किसी ने गैस का कोऑर्डिनेटर बना दो, तो नाल कोई टाइगर फोर्स बना दो तो बात ठीक है, हुकूमत चल रही है। लेकिन अभी ये फोर्सेस की कारकर्दगी मुझे मजीद भी डिस्कस करनी है, क्योंकि शहर में डाकू राज जो है वो हम देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। फिर एक दफा से ये फोर्सेस जो हैं ये मैदान में नजर आती हैं, लेकिन क्यों इनका कोई हमें नतीजा नजर नहीं आता, समरात नजर नहीं आते, ऐसा क्यों है? इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से अवाम परेशान है, जिन लोगों की जिम्मेदारियां हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे डिफरेंट फोर्सेस की जो कि तैनात की गई हैं अवाम की हिफाजत के लिए, वो चाहे फिर कोरोना की बात की जाए, वो चाहे फिर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात की जाए। लाखों डकैती और चोरी की वारदातें हुई हैं, मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो वारदातें हो रही हैं सिपरा साहब वो तो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होती हैं ना, बहुत सारी वारदातें ऐसी आपकी हैं जो कि
रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती हैं। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे भी सब अच्छा है, शहर में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं उसमें भी सब अच्छा है, यानी सब कुछ ये अच्छा कर रहे हैं, अवाम ही झूठी है? देखें, जो लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आप कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और होती है। आपने ठीक कहा कि बहुत सारी ऐसी चोरी की वारदातें हैं, जो राहजनी डकैती की वारदातें हैं, वो लोग रिपोर्ट इसलिए नहीं करते कि पुलिस का रवैया है। आपने जाना थाने में, उसने कहना उधर को चला जा, उतो क्या उन्होंने कहा मुहर्रर को चला जा। स्पीकिंग लोगों को पता है कि इससे कुछ अब होगा नहीं है, आप 10 सीसीटीवी फुटेज खबरें ऐसे दिखा देते हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज आपके पास होती है लेकिन उससे होता कुछ नहीं। उसके बावजूद अब मुझे बताएं, ये इरफान मलिक साहब की एक स्टोरी अभी 2-3 दिन पहले थी कि 4-4.5 करोड़ रुपए जो है वो लोग निकले हैं और लेकर आपके लॉकडाउन डिफेंस से लेकर निकल गए। मुझे बताएं कि लोगों को तो आप बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, वो 4 करोड़ रुपए के थैले लेकर किस तरह निकल गए? इसका क्या मतलब है कि कोई आपके नहीं है? अच्छा, बात यह है कि किसी एक सियासतदान की स्टेटमेंट आई थी कि अगर यही हालात रहे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होगी, और वो अब होती आपको नजर भी आ रही है। देखें, आपके कई लोग जिनको आपने इस बारे में कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, हुकूमत ने ऐलानात किए, इलेक्शन में खड़े होकर लोगों को इस बात पे कहा कि यूथ को हम अकोमोडेट करेंगे, आज वो लोग बेरोजगार हैं। जो लोग पढ़ लिख कर भी अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली अपना पेट पालने के लिए ये खानदान जो उसके घर में लोग बैठे हैं उनके लिए वो इस तरह के चीजें निकालेगा, हालांकि ये ठीक नहीं है। उनको सोचना चाहिए ऐसा नहीं है, वो कहीं मजदूरी कर लें, लेकिन ये आसान काम लगता है। आपके घर की दहलीज पर खवातीन की बालियां उतरवा ली गई लाहौर में, घर की दहलीज पर खवातीन के बैग छीन लिए गए, घर की दहलीज पर उनसे चूड़ियां उनके हाथों से उतरवा ली गई। में ये एक्सपीरियंस हम आपका जो इलाका है उसमें तो ज्यादा है, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, ये इलाके तो राजधानी और डकैती में ज्यादा फेमस हैं, यहाँ ज्यादा है, और शादमान का भी कुछ एरिया शामिल है। बात यह है कि पुलिस अगर मुनासिब काम करे, मैंने लास्ट टाइम भी आज से कुछ साल डेढ़ पहले आपसे बात की थी कि अगर थाने का SHO जो आपका इंचार्ज है उसके एक कमरे में नक्शा लगा होता है और बहुत सारे थानों में लगा, उस पे ग्रीन, रेड और ब्लू लाइंस होती हैं। वो क्या मतलब होता है कि आपकी जो रेड लाइन है वो डकैती, राहजनी और आपके क्रिमिनल लोगों की अमाजगाह हो सकता है, वहां इजी बंदा टारगेट हो सकता है। अगर कोई राहगीर गुजर रहा है गाड़ी पे, मोटर बाइक पे, उसको वहां लूटा जा सकता है। बिल्कुल। अब जब थाने को पता है कि अच्छा, फिर इवन ये भी पता होता है कि मोटरसाइकिल सवार को किस तरह वो कौन डकैती करेगा, गाड़ी की डकैती, चोरी कौन करेगा, इवन उनके मॉडल्स, उनकी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, ये सारी चीजें आपके थाने वालों को पता होता है। लेकिन उसके बावजूद आप आंखें बंद कर लें और कबूतर की तरह बैठ जाएं, तो फिर यही हालात होंगे। हम कह रहे हैं ना, आप तालीम की बात कर रहे हैं, आप सेहत की बात कर रहे हैं, वहां पर तमाम चीजें उस तरह की उस तरह रहेगी। ये भी वही मामला है कि आप जितने मर्जी दावे कर लें, ये सूरत हाल इस तरह से इस तरह रहेगी। मुझे अगली खबर की तरफ चाहिए जाने, टाइम कम है, एक कमेंट आपका चाहिए। मुस्लिम लीग नून आज असेंबली में पेट्रोलियम की कीमतों पर ऐश करेगी, एक कमेंट चाहिए आपका। कोई फायदा होगा उसका? एहतजाज का कुछ फायदा नहीं होगा, चलो कम अज कम ये तो मालूम होगा कि हमारी तर्जुमानी करने वाला भी कोई अभी मौजूद है, और अपोजिशन को मेरे ख्याल में अब वो थोड़ा सा फ्रेंडली से निकलना चाहिए। अगर हुकूमत कोरोना से निकल रही है तो आपको भी अब कोरोना से निकल कर आपको स्ट्रांग अपोजिशन करने की अब जरूरत है, ताकि आवाम की बेहतर तरीके से नुमाइंदगी हो सके। अदरवाइज हम लोग बड़ी मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है अपोजिशन आपको कुछ इस वजह से भी सुस्त नजर आ रही है कि आपके अपोजिशन लीडर जो हैं उनको भी कोरोना है? हमजा शहबाज नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त वो शायद इसलिए खामोश बैठ गए हैं कि आपकी ऐसी वबा है जिसकी वजह से मुल्क जो है पूरा उसमें मुश्किल में है। चारों सूबे आपके गिलगित बल्तिस्तान इवन जो है वो सारा मुतासरीन में, वो शायद इस वक्त सियासत करना नहीं चाह रहे। लेकिन चूंकि आपकी हुकूमती ऐवानों से, आपके हुकूमती बेंचेस से सियासत हो रही है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ 4-5 रोज से लग रहा है कि अब सियासत, कोरोना पीछे हो जाएगा, आपका सियासत का माहौल जो है गर्म होता जा रहा है। और ये मैं कहता हूं कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना हमारे लिए, आपके करोड़ों आवाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आवाम को इससे कोई फायदा हो तो फिर हमें ये होगा फायदा लगती है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आपने देखा कि न्यूज डिस्कशन में हमने हर तरफ अवाम की बात की जो कि मुश्किलात में घिरी नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, महंगाई की बात की जाए, कोरोना की बात की जाए, जो हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि कुछ बेहतर हालात जा रहे हैं, लेकिन अवाम फिलहाल अभी भी परेशान है क्योंकि उसके नताइज जो हमें हासिल हो रहे हैं उसकी वजह से अवाम पर अल्टीमेटली मुश्किलात पड़ रही हैं। और फिर एक बड़ा इशू पेट्रोल का, जिस पर अभी तक अवाम जो है वो हमें शिकवा कुना नजर आ रही है, एहतजाज करती नजर आ रही है, कहीं ऑपोजिशन को कह रही है कि ऑपोजिशन को अब उनकी आवाज बनना चाहिए। खैर, हुकूमती मौकिफ, ऑपोजिशन का मौकिफ, दोनों हम अपने शो में आज जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जो कि तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मुसर्रत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या हाल चाल है?
वालेकुम अस्सलाम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा गाहे बगाहे मौक़िफ़ लेते रहते हैं, तो चलें कहीं ना कहीं हमें मौका मिल जाता है क्लैरिटी का। थैंक यू सो वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हम आपका मौक़िफ़ लेते रहते हैं, असल में हम आप तक अवाम की नाराज़गियाँ पहुँचाते रहते हैं, अवाम की मुश्किलात पहुँचाते रहते हैं, या कहीं ना कहीं उनका इदराक हो जाए, उनका हल हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो सबसे बड़ी मुश्किल जिसको हमारे साथ साथ अवाम को भी फेस करना पड़ रहा है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सबसे पहले मुझे उसका जवाब बता दें, क्योंकि अभी तक मैंने जिस जिस प्लेटफॉर्म से जवाब सुना है अवाम तक भी वो पहुंचा है, अवाम उससे मुत्तफिक नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए ना, जो आपने पहले बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि आप मीडिया की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पल्स ऑफ पब्लिक जो गवर्नमेंट तक पहुंचाए और फिर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाए। और चूंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो पब्लिक पल्स हमारे तक डायरेक्ट भी पहुंच रही होती है, और फिर वो एरियाज जो ज़ाहिर है एक इंसान के लिए या एक गवर्नमेंट में जो चंद 100 लोग होते हैं और जो करोड़ों का आवाम का फीडबैक है वो मीडिया के थ्रू ही आता है, तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी आपने जो पेट्रोलियम मसनूआत की बात की, देखिए ना, हमें एक तो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत पैदा नहीं होती। हम हमारे मुल्क में इस तरह का कोई जरिया नहीं है, तो इसलिए जितनी भी इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी वो डिपेंड करेगी आलमी मंडी पे। कोई 112% इजाफा हुआ है आपकी आलमी मंडी में, लेकिन अगर उस हिसाब से हम देखें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाफा उस रेशो से नहीं किया। मसलन पूरी जनूबी एशिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें सबसे कम हैं। उसके बाद अगर ये हमारी ऑपोजिशन, ठीक है, उनका ये काम है पॉइंट आउट करना हमारी जो भी इस तरह की चीजें उनको ज्यादा शिद्दत से हाईलाइट करना, लेकिन जुलाई 2014 में 75 रुपए से बढ़ा के अचानक 108 रुपए कर दी गई थी। उसकी वजह यही थी जो आज हमें फेस करना पड़ रहा है। आपको पता है कि डिक्रीज आई, हमने उस हिसाब से, बल्कि उस हिसाब से ज्यादा डिक्रीज किया, लेकिन जब इंक्रीज आएगी तो हमें ये हमारे अवाम को और प्लीज मीडिया को ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जितना उसको सह सकती है, उसके साथ आप ये देखें कि रेवेन्यू की जनरेशन कम हो गई हुई है। टैक्स फ्री बजट हमने दिया है, जो कोरोना की वजह से आपको पता है कि इनकम टैक्स भी उस तरह से नहीं आ रहा, बाकी जो टैक्सेस दिया है। तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स है, इसका मुझे बता दें कि 1 लीटर पे जो टैक्स रखा गया है, आप क्या समझती हैं कि वो गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया गया है? देखें, मैं ना ये कह रही हूँ कि हमने कोई 20, अगर हम पंजाब की बात करें, 20 से ज्यादा ऐसे सेक्टर है जिनको हमने इनफैक्ट रियली टैक्स फ्री रखा है। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ, देखिए हमारे हमसाया ममालिक आप इर्द गिर्द देख लो, आप बांग्लादेश, आप श्रीलंका, आप इंडिया, उन सब में हमारी कीमतें कम है, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं लगाना भी पड़ता है टैक्स। मैंने ये नहीं कहा कि सारा टैक्स फ्री है, मैंने सेक्टर्स आपको बोला है कि ऑलमोस्ट 20 सेक्टर्स बनते हैं जिनको हमने टैक्स फ्री रखा है, और वो रखना हमारी भी मजबूरी थी, बिकॉज अवाम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सो इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है, तो अवाम तक उसके समरात पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे ये बताइएगा, जो 1 लीटर पेट्रोल पे टैक्स रखा गया है, आप मुत्तफिक हैं कि वो बिल्कुल ठीक रखा गया है? देखिए, मैं इसलिए मुत्तफिक हूं, मैंने अर्ज किया कि उसी प्राइस पे इंडिया, अब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट प्राइसेस तो सेम होती है ना इंटरनेशनल मार्केट की, ठीक है, उस हिसाब से मैं ये कह रही हूं कि हमने टैक्स कम रखा है। अगर आप अपने आप बांग्लादेश को देख लो, आप इंडिया को देख लो, पूरे साउथ एशिया को देख लो, उनमें पाकिस्तान वो मुल्क है, यानी कि अगर 112% का इजाफा हुआ है तो हमने जो इसकी प्राइस है उसमें 112% का इजाफा नहीं किया। सिर्फ इतनी बात, सिंपल सी बात है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, आपने कहा कि जिस तरह से इजाफा हुआ है उस हिसाब से इजाफा नहीं किया गया, तो जब कमी हुई थी तो आप समझती हैं कि उस लिहाज से हमने कमी भी की थी, डिक्रीज की थी उस हिसाब से प्राइस? क्योंकि तब तो सूरत हाल ये थी कि हर तरफ ये था कि पेट्रोल आप उसी तरह से उठा लें चाहे, लेकिन तब हमारी जो प्राइसेस कम हुई थी उस पर भी आप जो है अवाम की यही शिकायत हम सुनते नजर आए कि जिस तरह अवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत उस तरह नहीं दे पा रही, कीमतें इससे भी कम होनी चाहिए थी।
دیکھیں ہے نا، وہ جن کنٹریز کے اندر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آج پرائس گری ہے تو آج ہی ہم فوراً اٹھا لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایک میکنزم ہے اپنے، اگر امریکہ سے یا یہ جو عربین کنٹریز ہے وہاں سے جب آئل اٹھانا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش بھی ہونی چاہیے نا کہ آپ کے پاس جو ریزرو ہیں وہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر پوری دنیا، اصل پرابلم ہی یہ تھی کہ ریفائنریز آئل پروڈیوس کر رہی تھی اور آگے ان ممالک کے پاس آئل رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، بیکاز پوری دنیا میں موبلٹی ختم ہو گئی ہوئی تھی. نہ آپ کا ایئر ٹریولنگ ہو رہی تھی، نہ روڈ ٹریولنگ ہوتی ڈیو ٹو یہ جو اینڈیمک ہے، پینڈیمک ہے، اس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس کی پرائس کم ہوئی تھی تو اسی دن حکومت پاکستان کے پاس ایسے کوئی ذرائع یا وسائل نہیں تھے کہ ایک دن میں ہم سارا اگلے ایک سال کا آئل لے کے تو پھر اس کو کہاں ہم جو ہے نا وہ ذخیرہ کرتے. تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. چلے مسرت صاحبہ، یہ تو اس پہ آپ کا موقف ہو گیا. مجھے صرف اب یہ بتا دیں، اب جو بیک اینڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں عوام کو اس کا نہیں پتا ہے. عوام کو صرف یہ پتا ہے کہ آلریڈی مہنگائی بہت تھی، اس پر پیٹرول مہنگا ہو گیا. اور ہوتا کیا ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹرز کرائے بڑھا دیتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ کو ایک مہنگائی کی نئی لہر سامنے آتی ہے. ڈو یو ایگری کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر لاہور میں مہنگائی اب قابو سے باہر ہو چکی ہے؟ دیکھیں ہے نا، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ سارے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے اور اس پہ پوری چیزوں کا انحصار ہوتا ہے. آگے ریٹ لسٹ ہر چیز کی ریوائز ہوتی ہے، یہ بات تو آپ کی بالکل بجا ہے. لیکن ہماری جو گزارش ہے کہ یہ مشکل حالات نہ صرف عوام کے لیے ہیں، گورنمنٹ کے لیے بھی اتنے مشکل حالات ہیں. مسرت صاحبہ، معذرت کے ساتھ یہ صرف مشکل حالات نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ پیٹرول اگر مہنگا ہوا ہے تو چیزیں مہنگی ہوں گی. اب چینی پہلے ہی مہنگی ہے اور مارکیٹ سے غائب ہے، آٹا پہلے ہی مہنگا ہے، اور اب پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد اگر یہ چیزیں مزید مہنگی ہوتی ہیں تو عوام کہاں جائے، کیا کھائے، بتائیے گا مجھے. میں جو عرض کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں کہ پرائس کو ریگولیٹ کرنا، عوام کو میکسیمم ریلیف دینا اور اس چیز کو انشور کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن میں اوورآل سینیریو آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. میں عرض کر رہی ہوں کہ ابھی یہ جو ٹائم گزر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی عوام مصیبت میں اور گورنمنٹ از انجوائنگ، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ ہم سارے اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور لوگوں کے تعاون سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شکر خدا کا کہ ابھی وہ والی سچویشن ایون ڈیو ٹو کرونا بھی جو باقی ممالک نے جھیلی ہے وہ ہمیں ابھی تک فیس نہیں کرنی پڑی. آگے ہماری جو گزارش ہے کہ اس میں صرف ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کریں کہ جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل کر لیں تاکہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس نہ کریں. انشاءاللہ جلدی ہم یہ جو کرائسس ہے جو کرونا کی وجہ سے آیا، جس کی وجہ سے اس طرح سے روزمرہ زندگی تو نارمل طریقے سے تو نہیں چل رہی، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم اس کو اوور کم کریں گے، ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ جو جس سیکٹر میں جس ایریا میں ہم عوام کو ریلیف دے سکے ہم نے وہ دینا ہے. ہر ممکن کوشش پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، آپ نے ریلیف کی بات کی کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، تو میں کچھ عوام کی مشکلات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. ہمارے رپورٹر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں اور چینی آلریڈی غائب ہے، آٹا مہنگا ہے، عوام پریشان ہے، تو عوام سے ہی جان لیتے ہیں کہ ان کا رد عمل اس پہ کیا ہے. حسن بتائیے گا کیا کہنا ہے عوام کا؟ اشیاء مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، حکومتی کارکردگی پر عوام کس حد تک متفق نظر آ رہے ہیں، کیا کہنا ہے ان کا اس تمام تر صورتحال پر؟ جی بالکل انا، جو اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ حکومت کی ریٹ کا ہے، کیونکہ حکومت ایک طرف تو قیمت جو ہے وہ مقرر ضرور کر دیتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد شہر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ نہیں کیا جاتا. کوئی بھی چیز ہو، سبزی ہو، پھل ہو، مرغی کا گوشت ہو یا پھر چینی ہو. جیسے کہ اب چند روز قبل جو ہے وہ حکومت نے اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 70 روپے فی کلو مقرر کر دی، لیکن شہر کے کسی بھی علاقے میں 70 روپے فی کلو چینی فروخت نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں چینی کی قلت بھی جو ہے وہ بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے عوام کو اس وقت شدید ایک پریشانی کا سامنا ہے. اور جن علاقوں میں چینی موجود ہے وہاں پہ 80 سے 85 روپے فی کلو میں چینی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے، صرف مارکیٹ کی بات نہیں ہے، مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی سستا آٹا اور چینی عوام کو دستیاب نہیں ہے. اسی وجہ سے مزید بات کریں گے. یہاں پہ میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ آتے ہیں، چینی کی کیا صورتحال ہے، آٹے کی کیا صورتحال ہے یوٹیلیٹی؟ ایک ماہ سے ہم آ رہے ہیں جی، یہاں پہ نہ چینی مل رہی ہے نہ یہاں پہ آٹا مل رہا ہے جی ہمیں. اور باہر سے جب جائیں تو یہاں پہ 1100 کا توڑا ہے جی اپنا
80 रुपए की किलो चीनी, 100 रुपए किलो चीनी, वो भी मिलती नहीं है। नहीं, हुकूमत कहती है कि 70 रुपए में चीनी जो है वो मिल रही है, कहीं पे मिल रही है आपको? 70 कहीं नहीं मिल रही जी, ये सब सिर्फ बातें हैं जी। हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? ये हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पे मुयसर करनी चाहिए ताकि आवाम को उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। जी अना, आपने सुना कि जैसे एक शहरी मेरे साथ थे और उनका यही कहना था कि शहर के किसी भी इलाके में जो हुकूमत का दावा है कि 70 रुपए में चीनी फरोख्त की जाएगी वो नहीं मिल रही। जिन इलाकों में चीनी ठीक है हसन आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुसर्रत साहिबा की तरफ मैं जाना चाहूंगी। अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी, हसन भी ये कह रहे हैं कि हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। हुकूमत ने कहा कि ओपन मार्केट में 70 रुपए चीनी मिलेगी। ओपन मार्केट के बाद अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, हमारे जितने सुपर स्टोर्स हैं वहां पे या तो चीनी की किल्लत है या तो 80 और 85 में मिल रही है। अवाम कहती है हुकूमती रिट कहीं नहीं है, हुकूमत इस चीज में कामयाब नहीं है। तो मुसर्रत साहिबा फिर हुकूमत का काम क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए ना, हुकूमत का काम यह है कि बिल्कुल हर चीज़ को रेगुलेट करना, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई चेन को बिल्कुल भी मुअत्तल ना होने देना और प्राइस को रेगुलेट करना, ये हुकूमती ही जिम्मेदारी है और हमें ही पूरी करनी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो अवाम को या मीडिया को जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, देखें ये बका की जंग चल रही है। एक तरफ माफिया, और मैं आज आपके तवस्सुस से एक बात क्लियर कर दूं कि इस सारी जंग में या माफिया बचेगा या हम बचेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम ये नहीं काबू पाते और माफिया जीत जाती है तो फिर हम हमारे पास हम अपना जो हमें मैंडेट मिला है अवाम का, हम वो हक खो देते हैं। तो याद रखें कि हम हर सूरत इंशाल्लाह जीतेंगे। हम हर सूरत की उसकी वजह ये कि हम हक पे खड़े हैं, हम अवाम के साथ खड़े हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब किसी के खत्म होने का टाइम आता है, ये देखें माफिया अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तो इसलिए जो वो आफ्टर शॉक्स, जो हिचकोले, वो थोड़ी बहुत हमें भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो सब गलत है, हम वी नो दैट। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्टीमेटली इन अ डे और टू इंशाल्लाह हम इतना भी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा क्राइसिस है हम उसको ओवरकम करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस माफिया ऐसा हो जाए, क्योंकि अवाम अब बहुत ज्यादा परेशान है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इस पे मजीद भी बात करेंगे। हसन, थैंक यू सो मच, आपने हमें मार्केट की सिचुएशन बताई, लोग किस कदर परेशान है ये बताया, क्योंकि ये चीजें हुकूमत तक पहुंचाना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा महंगाई के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूदा सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं जिस पर अवाम हर तरफ से हमें परेशान ही परेशान नजर आ रही है। मुसर्रत साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि भरपूर कोशिश की जाएगी, माफिया को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ महंगाई को खत्म किया जाए। ये माफिया तो हमें माजी में भी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करीबन 2 साल हो चुके, ये मिसालें हमारे सामने हैं। ये माफिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसको काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकंड, जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। तो फिर किस तरह से इस माफिया को कंट्रोल किया जाएगा? इन लोगों से किसने पूछना है? क्यों यहां पर हमें रियासत की कोई भी रिट नजर नहीं आ रही है? देखिए ना, ये जो माफिया है, ये बात आपकी ठीक है, ये पिछले 70 सालों से एक्टिव है और इस वक्त वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इनके ऑल्दो अगर वो जैसे पॉलिटिक्स में या जो हुकूमत में नहीं भी रहे, लेकिन उनके सहूलतकार सिस्टम में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कि हमें हमारी तवक्को, हमारी सोच से ज्यादा ये माफिया आपस में इनका स्ट्रॉन्ग नेक्सिस है और ये इंटरलिंक्ड है और सिस्टम के अंदर इनके लोग मौजूद हैं और ये जब चाहें दे ट्राइड कि ये सिस्टम को मफलूज कर दें। लेकिन आपने जो कहा कि हमने माफिया पे काबू नहीं पाना, ये माफिया के खत्म होने का टाइम है। काबू हमने महंगाई पे पाना है, काबू हमने उन चीजों पे पाना है जो पहले प्रैक्टिसेस नहीं होती रही। लेकिन मैंने बोला कि ये बका की जंग है, या माफिया बचेगा इस मुल्क में, या फिर जो सही बात करते हैं, जो हक और सच की बात करते हैं, या जो मैंडेट लेके आए हैं कि ट्रांसपेरेंसी का और इस मुल्क में माफिया रूल
نہیں کرے گا. ہمارے پاس اسی چیز کا مینڈیٹ ہے جس میں انشاءاللہ تعالی ابھی تک جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری باتیں ہوئی. آپ ماضی میں دیکھیں کتنی حکومتیں آئیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف انکوائریز کی, جنہوں نے یہاں پہ تو ریکارڈ پورے جلا دیے جاتے تھے. یہاں پہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایل ڈی اے پلازا میں ریکارڈ جلانا تھا, زندہ لوگ بھی جلا دیے. یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے یا انویسٹیگیشن میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور پھر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں رہتا. لیکن انکوائریز کا ذکر کر لیا تو مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ نے انکوائری کی تو کیا چینی سستی ہوئی؟ وہ تو مزید مہنگی ہو کے مارکیٹ سے غائب بھی ہو گئی اور عوام کو مل بھی نہیں رہی. تو پھر اس طرح کی انکوائری کا ایک عام آدمی کو, ایک دہاڑی دار کو, ایک غریب کو کیا فائدہ ہے؟ میں سمپل ایک بات بتا دوں کہ عام آدمی کو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن میں یہ بتا دوں کہ چینی سستی ہی ملے گی. اور اگر ان لوگوں نے اس ملک میں اس ملک میں کاروبار کرنا ہے تو ان کو جائز منافع سے کسی کو اعتراض نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کو اعتراض ہے نہ عوام کو اعتراض ہے. لیکن انشاءاللہ ہم لوگوں نے ریٹ قائم کرنے میں وی آر پلئنگ آر رول, اور آگے فردر بھی ہم جتنے بھی مافیاز ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کی شکل میں ہو, ہم اس طرح کی پہلے تو لیجسلیشن ہی نہیں ہوئی تھی, آپ یقین مانیں, بیکاز اپنے ہی کاروبار خود ہی جو جس طرح سے مرضی, کیونکہ حکمران طبقہ آپ کی جو اشرافیہ تھی وہ پہلے انہی کے یہ سارے بزنسز تھے. آپ یہ دیکھیں نا پوری دنیا میں شوگر تو مہنگائی اس لیے تھی کہ جتنے اشرافیہ تھے ان کے بزنسز تھے, جتنے حکومتی لوگ تھے ان کے سارے بزنس تھے, مہنگائی کر کے وہ اپنی جیبیں بھرتے رہے. اب کس کے بزنس ہیں, اب کیوں مہنگائی ہے, اب کیا اس کی ذمہ دار بھی آپ ماضی کی حکومت کو ہی کہہ رہی ہیں؟ چلیں وہ تو اپنے بزنس سنوار رہے تھے, وہ تو اپنے بزنس چمکا رہے تھے, اب مہنگائی کر کے کس کا بزنس چمکایا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ ان کے سہولت کار آج بھی سسٹم میں موجود ہے, بزنس تو آج بھی, اسی لیے تو یہ جب قیمت کم کی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم ان کی کسی بھی بلیک میلنگ میں آنے والے نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکل بتا دیا ہے کہ میری حکومت رہے نہ رہے, لیکن میری جو کچھ چیزیں ہیں جو مینڈیٹ عوام نے مجھے دیا ہے میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والا. اسی لیے ہم لوگ ڈٹرمنڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آفٹر دس بجٹ یو ول سی دا ڈفرنس. انشاءاللہ ہم ہر لیول پہ کوشش کریں گے کہ مافیا کو فکس کریں, وہ جس جگہ بھی موجود ہے. اس میں یہ ہمارے پہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں تفریق کی جائے گی, ہم بلا امتیاز کریں گے, ہم کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کریں گے. اگر ہماری صفوں میں لوگ موجود ہوئے تو آپ ان کو قرار واقع سزائیں پاتے ہوئے دیکھیں گے. اور یہ ہم نے پہلے بھی باتیں کی کہ آپ کو پتا ہے کہ کہہ دیا گیا تھا کہ رپورٹ سے نام نکال دیا جائے گا یا رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئے گی, وہ سارے کام ہوئے. تو آگے بھی آپ ہم سے امید رکھیں. اور میں ایک اور امپورٹنٹ چیز شیئر کروں کہ اگر ہم اپنے ان 5 سالوں میں جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے نہ کریں تو عوام کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں ریجیکٹ کر دیں. عوام کو پورا حق حاصل ہے. اور اگر ہم ایمانداری سے, نیک نیتی سے ہر چیز کو نہ صرف حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم حل کریں گے, بیکاز ظاہر ہے آفٹر دس ٹینیور وی آر آنسریبل ٹو دا پبلک کہ ہم جس چیز کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے. اب عوام جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے. اب عوام مہنگائی کی چکی میں اس قدر پس چکی ہے کہ اب وہ ایکچولی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں اب ذرا کچھ کرونا کی صورتحال پر آپ سے جو ہے وہ کومنٹ چاہوں گی. کیسز ہم بار بار یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اب کمپیریٹیولی کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کم کر دی گئی ہے. آپ کی ڈاکٹرز کی اپنی ایسوسی ایشن کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ ٹیسٹنگ کم کر دی ہے اسی لیے کیسز کم ہو گئے ہیں. تو یہ جو ابہام ہے یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے اور میں تو ہمیشہ ڈاکٹرز جس بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو, جس بھی ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہو, میں نے ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کیا کیونکہ ایز اے ڈاکٹر ان کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ ایز اے ڈاکٹر اپنا جو بھی کنسرن ہے, بیکاز ان کو اس ملک کے لوگوں سے, عوام سے پیار ہے, تو وہ یہ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کے چینل پہ یہ ایک بات عرض کروں کہ ہماری پر ڈے کیپیسٹی 17,000 پلس ہم نے کر لی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اگست کے اندر ہم اس کو 25,000 تک لے جائیں گے پر ڈے. جہاں تک رہ گئی ایوریج ٹیسٹنگ وہ پہلے سے بڑھی ہے. لیکن جو سب سے اچھی چیز میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہی ہوں, دیکھیں جب حالات خراب تھے تو آپ میرے بھی جتنے بھی ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ کے جو انٹرویوز یا سٹیٹمنٹس نکال لیں, ہم نے ایکچوئل چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی. اگر ہم ایکچوئل نہیں رکھیں گے یا نا تو ہم بہت بڑے نقصان کی صورت میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. مثلا
जो वायलेशंस हुई ईद से पहले उसका खमियाजा हमने ईद के बाद भुगता, क्योंकि इसका इम्पैक्ट 1 वीक से 2 वीक के पे आता है। अभी हमने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, अभी आप बल्कि 1 वीक के बाद आप और अच्छा रिजल्ट इसका देखेंगे, जब लोग एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे, जो बाहर निकल रहे हैं, और वो लोग जहां लोकल स्प्रेड ज्यादा है, जिनको हमने स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में उस एरिया को बंद किया हुआ है, तो इस पे उसका मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। राइट आफ्टर ईद हमारे पंजाब के तमाम हॉस्पिटल ऑलमोस्ट भरने की तरफ जा रहे थे, सैचुरेशन पे चले गए थे, और कैपेसिटी कुछ दिन तो ऐसे भी आए कि जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर कैपेसिटी बची ही नहीं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये भी आवाजें उठी कि कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए। फिर जो सोल्यूशन था, जो लॉन्ग लास्टिंग है, वो स्मार्ट लॉकडाउन ही है, और उसका इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया हुआ है, और वो नंबर ऑफ केसेस। और एक और बात बताऊं, जो लोग भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में आते हैं या जो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, गवर्नमेंट उनके पेशेंट को लेके आती है, टेस्ट हम कर रहे हैं, जितने लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और उतने ही पर डे, और हमारी कैपेसिटी जितने हमारे पास सैंपल आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं टेस्ट करेंगे? टेस्ट किट्स का भी इशू नहीं रहा। सो इसलिए इनफैक्ट जो हॉस्पिटल पे बर्डन पहले ज्यादा था, अब डे बाय डे कम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एसओपीज पे भी सख्ती से हमने अमल दरामद कराया, कुछ आवाम ने भी कोऑपरेट किया। साहिबा, आपने लॉकडाउन की बात की, आप एसओपी की बात कर रही हैं। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहां पर हम बार बार ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई रजाकार, यहाँ पर कोई टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही है। जिस तरह हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार भी मौजूद होंगे, आपकी हेल्थ टीम भी पहुंचेगी, आपकी टाइगर फोर्स भी होगी, तो ये टाइगर फोर्स, ये सारा अमला किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? किस तरह से ये एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद फिर हम कराएंगे? देखें, एसओपीज पे तो अमल दरामद हो रहा है। टाइगर फोर्स का जो थोड़ा सा सेंस समझ लें कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये बिल्कुल बहुत एक्टिव है, कुछ में नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसका आइडिया ये है कि खुदा ना खास्ता जो सिचुएशन हुई न्यूयॉर्क में, लंदन में, इटली में, ऐसे ममालिक में, स्पेन में, जहां पे आपके सामने है जो सिचुएशन थी, अल्लाह ने हमें उस सिचुएशन तक जाने से बचा लिया है। अगर ऐसा हो, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, के हमारे पास जो हमारी लोकल इंतजामिया है, हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, ये कम पड़ जाएं और बहुत ज्यादा कोरोना का शिकार हो जाएं, या हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना रहे, तो फिर हमारे पास एक कुशन होना चाहिए, एक बैकअप फोर्स होनी चाहिए जो उस वक्त मैदान में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अभी आपका, मैं सुबह से प्रोग्राम सुन रही हूँ, आपने जो जितने चालान, जितने जो पनिशमेंट्स जो सारी अनाउंस की हैं, तो वो हो रही हैं। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अब हमारी इंतजामिया, पुलिस तो खड़ी है, आप गुलबर्ग में, मॉडल टाउन में, डीएचए में, आप वॉल्ड सिटी में देखें, लोग ठीक है, हम देख रहे हैं जब हमारे लिए एसी में बैठना मुश्किल है। हमने नाके देखे हैं वहां पे सिर्फ पुलिस एहलकार देखे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर ये टाइगर फोर्स अपना काम कर रही है तो ये क्यों मीडिया से छुपी बैठी है? हम तो अच्छी चीजें दिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम तो इन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, तो क्यों हमारे कैमरे की आंख से ये छुपे बैठे हैं? क्यों हमें नजर नहीं आ रहे हैं? ना, एक तो ये कि इन्होंने चेक पोस्ट के ऊपर तो ड्यूटीज देनी भी नहीं थी। मैंने अर्ज किया कि ये अगर इस तरह की हंगामी सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास लोकल इंतजामिया कम पड़ जाती, खुदा ना खास्ता, तो फिर अपनी अपनी कम्युनिटीज, यानी कि वो एरिया जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है, अपने गली मोहल्ले में अगर किसी को हेल्प की जरूरत है या कुछ भी, अब वो सिचुएशन नहीं है। खुदा ना खास्ता वो सिचुएशन आए, हर चीज का एक स्ट्रेटजी होती है। बेसिकली ये बैकअप फोर्स है, और ये बैकअप फोर्स उसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या इस टाइगर फोर्स को फारिग कर दिया जाएगा? इसका मुस्तकबिल क्या है अगर हालात बेहतर हो जाते हैं? तो ये टाइगर फोर्स जो फिलहाल भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही, अब अगर इनकी जरूरत भी नहीं रही है, तो फिर अब क्या इनको फारिग कर दिया जाएगा? देखिए, मेरी बात याद रखें, ये खाली एक रजिस्ट्रेशन ही तो हुई है, एक वॉलंटियर फोर्स है। जिस वक्त खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ कभी भी अगर मुल्क को हंगामी, हमारे पास एक डेटा मौजूद है, ये डेटा में तो है ना, जब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये नवाजा गया है सिर्फ और सिर्फ, हम इनको सैलरी देखें। अना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये रजिस्ट्रेशन के अलावा क्या गवर्नमेंट ने इनको दिया क्या है? क्या ये हम इनको सैलरीज दे रहे हैं? क्या इनको कोई सहूलतें मुयसर हैं? या क्या इनको कोई इस तरह की कोई नोटिफिकेशन इस तरह की दे दी गई है कि ये किसी भी जगह पे जाके पावर को यूज कर सकते हैं? दे आर ओनली वॉलंटियर फोर्सेज होती हैं इस तरह की। और अच्छा, यानी आपका कहना ये है कि ना तो इनको तनख्वाह दी जा रही है, ना तो कोई इनको सहूलियात दी गई हैं, ये अच्छा, ये आप चीज बिल्कुल क्लियर करें, ठीक हो गया, यानी ये रजाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट,
ठीक है, मैं आपको बताऊं, इट्स ए सिंपल, वो मैं और आप भी हम सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि अगर कभी मुल्क को, हुकूमत को, गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तो वो हमें अवेल कर सकती हैं। वो जो जिस कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज देना चाहे, वो भी उनकी, इवन अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा भी ली है तो वो उनकी अपनी मर्जी होगी कि उन्होंने वॉलंटियर सर्विसेज देनी है या नहीं। और वो इसमें एक और सेंस मैं बता दूं, प्लीज इस चीज को समझें, जिसने रजिस्ट्रेशन कराई है उसने अपने इलाके, गली, मोहल्ला, अपना पूरा एड्रेस देना है, तो उसकी सर्विसेज अगर चाहिए होंगी तो उनकी कम्युनिटी में ली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी गली का, आपके मोहल्ले का कोई बच्चा जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया उसको हम डीएचए में भेज दें, ऐसा नहीं है। अपने गली मोहल्ले में, अपने इलाके में किसी को लगेगा जब गवर्नमेंट को कि हंगामी हालात हैं, तो वहां पे उस इलाके के लोगों को एक्टिव कर दिया जाएगा कि प्लीज चेक। अगर वो भी हुकूमत को जरूरत पड़ेगी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गवर्नमेंट, सरकारी अमला देयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें, पुलिस को देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखें। अभी वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे कि हमें वो उसका सामना हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो इनकी सिर्फ हमने वॉलंटियर सर्विसेज लेनी है। देर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्सेप्ट के इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। हाँ, आई विश के ये जो डिटेल्स आपने बताई है टाइगर फोर्स के बारे में यही सच हो, क्योंकि बास गश्त तो इसके बारे में हम कुछ और ही सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने तमाम तर सूरत हाल पे रोशनी डाली, इस पे ताउन भी चाहिए, इस पे हुकूमती प्लानिंग जो है वो भी हमें मौसर चाहिए। ये दोनों तरफ से ही हम आवाम की मुश्किलात को कम कर सकते हैं। खैर, अभी फिलहाल आवाम का एक ही मुतालिबा है जो कि हम इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत तक पहुंचाते रहते हैं, और वो ये है कि आवाम अब महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो खुदारा इस तरफ जो है अब तवज्जो देनी होगी। जैसा कि मुसर्रत साहिबा ने कहा, ये बका की जंग है, वाकई ही ये बका की जंग है, और इस जंग में अगर आवाम नाकाम हो गई तो फिर हुकूमत खुद ब खुद बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की मौजूदा सूरत हाल पर। महंगाई है, बका की जंग उन्होंने कहा। अब इस जंग में कौन जीतेगा, फिलहाल अवाम परेशान हो रही है। तो इस पे ऑपोजिशन का किरदार हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखते हैं। अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो आवाम की आवाज बन सकती है और हुकूमती ऐवानों तक आवाम की आवाज भी पहुंचा सकती है। लेकिन हम ऑपोजिशन का किरदार उस तरह से एक्टिवली नहीं देख रहे। उसकी वजह क्या है और ऑपोजिशन की आगे इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर प्लानिंग क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। कारे साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वजीर आजम साहब बार बार एक ही नारा लगा रहे हैं कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो मुझे बताइएगा, ऑपोजिशन क्या इस नारे से मुतमईन है, घबरा तो नहीं रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, वो तो अपने साथियों को, अपनी जमात को पहले दिन से कह रहे हैं, और वजीर आजम कोई हमारी वजह से कब कह रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम उनकी फेल्ड पॉलिसियों और उनकी नाकाम हिकमत अमली और टूटती बिखरती अपोजिशन जो उनका अलायंस है और उनकी जमात के अंदर से उठने वाली उस फ्रस्ट्रेशन की आवाज़ों की वजह से, जो फेलियर की वजह से, पब्लिक रिएक्शन की वजह से उनकी जमात के अंदर टूट फूट है, उनको वो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। हमें क्या कहना है? हमें तो वजीर आजम नहीं कहेंगे घबराना है या नहीं घबराना है। हमारे लिए तो घबराहट का सामान पैदा करने की उनकी पूरी कोशिश बदरिया नैब थी या FIA थी, जिसमें वो नाकाम रहे और रहेंगे। लेकिन वो क्योंकि मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं किसी एक सेक्टर में, यानी इकोनॉमी में, लोगों को रिलीफ में, सर्विसेज में, अकाउंटेबिलिटी में, किसी एक सेक्टर में, फेडरेशन को चलाने में, कोरोना को डील करने में, जितने आज तक क्राइसिस आए हैं, वो अद्वियात का क्राइसिस आया, नोटिस हालत आवाम की पतली हो गई, आटे चीनी का बहरान आया, नोटिस लिया, आवाम की हालत पतली हो गई, चीनी सस्ती नहीं हुई और वजीर आजम साहब के नारे अपनी जगह कायम हैं। तेल का बहरान आया, वजीर आजम ने नोटिस लिया, तेल सस्ता नहीं हुआ, आवाम को नहीं मिला, लोगों की दिहाड़ियां लग गई। सो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से, गवर्नमेंट की नाकाम हिकमत अमलियों की वजह से और बिखरती हुई साहब, इन तमाम तर नाकाम हिकमत अमलियों के बावजूद भी वजीर आजम साहब आवाम को बार बार एक ही मैसेज देते हैं। जब कभी भी कौम से खिताब करते हैं तो बार बार उनका मैसेज आवाम को यही होता है कि उन्होंने घबराना नहीं है, आवाम हौसला रखें, घबराएं नहीं। खैर, मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, आवाम की चीखें निकल गई हैं। मुझे सिर्फ बताइएगा, ऑपोजिशन इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रही है, आवाम की आवाज क्यों नहीं बन रही, फ्रंट फुट पे हमें क्यों नजर नहीं आ रही?
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، آپ حال سے مطمئن نہیں ہوں تو میں گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گا، مجھے پریشانی ہوگی، تو آپ مجھے کہیں گی یا مجھے کوئی دوسرا کہے گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھلے حالات خراب ہوں یا اچھے ہوں، آپ مجھے کہیں گے. سو یہ تو طے شدہ ہے نا، جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں تو حالات اتنے ہی خراب ہیں جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں. دوسری گزارش، اپوزیشن کا رول، میڈیا بار بار یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اپوزیشن کا رول اچھا نہیں ہے، اتنا مؤثر نہیں ہے. دیکھیے محترمہ، گزارش ہے، اپوزیشن نے تقریباً 1.5 سال تک کوشش کی، 1.5 سال کہ گورنمنٹ بھلے ہمیں گالیاں دے، برا کہے، جو مرضی کرے، ہمارے خلاف نیب نیازی نکسس کے ذریعے جو مرضی ڈرامے کرے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ پاکستان ایک بڑے مشکل وقت میں ہے، لہٰذا گورنمنٹ یکسوئی سے قومی مسائل کے حل کی کوشش کرے. انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو کچھ ریلیف دینے کی کوشش کریں، ہم ان کو ساتھ دیں گے. ہم نے کہا بھی کورونا ہے، اس سے پہلے ہے، اکانومی ہے. اپوزیشن نے یکمشت آواز میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آنے پہ معترض ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے، عوام کے مسئلے حل ہوں. لیکن گورنمنٹ نے ہمیں گالیاں دی. اب ہم عوام کے جو دکھ درد ہے، تکالیف ہے، اپوزیشن اپنا رول کہاں ادا کرتی ہے؟ نمبر 1 وہ اسمبلیوں کے اندر رول ادا کرتی ہے. تو آپ مجھے کوئی سیشن بتا دیں جس پہ اپوزیشن نے احتجاج نہ کیا ہو، عوامی ایشوز کے اوپر، بجٹ ہو یا اس سے پہلے انہوں نے کرونے کا ایشو ہو. یہ اپوزیشن بجٹ کے سیشن کال کرتی ہے، سیشن تو گورنمنٹ نے کال کیا، لیکن بقیہ سیشن اپوزیشن نے بلائے اور وہاں پہ ڈیبیٹ کی. ہاں، جس طرح عمران خان صاحب وزیر اعظم کو گالیاں دیتے تھے اور ان کے ڈیسک کا گھیراؤ کرتے تھے، وہ ہم نہیں کر رہے. جس طرح وہ کاغذ اٹھا کے اور اسپیکر صاحب کو دے مارتے تھے، وہ ہم نہیں کر رہے. جس کو سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ مچھلی منڈی بن گیا ہے عوام، ہم مچھلی منڈی نہیں بنا رہے. اس کو بھلے آپ کہیں کہ جی ہم اتنا مؤثر رول ادا نہیں کر رہے، اگر وہ مؤثر ہے تو آپ بتا دیجئے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہم میڈیا کے ذریعے عوام کے پاس جائیں. اور تیسرا ذریعہ ہے کہ ڈائریکٹ عوام تک رسائی حاصل کی جائے، عوام کے پاس جایا جائے اور پبلک اوپینین ایوالو کیا جائے. وہ ہم نے شروع کیا. بلاول صاحب نے پنجاب کا اور سندھ کا دورہ کیا، پنجاب کے بقیہ اضلاع کا دورہ تھا، خیبر پختونخوا کا تھا، کرونا آ گیا. مریم بی بھی نکلی ہوئی تھی، انہوں نے ٹور شروع کیے، تو کرونا کی وجہ سے اب سارے معطل ہو گئے. اب ہم کرونا کے باوجود ہم اے پی سیز کر رہے ہیں، اور ان حالات میں کیا ماس موبلائزیشن ہو سکتی ہے؟ کرنی چاہیے. اگر ہم کال کر کے لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں تو آپ کا سوال یہ ہوگا میڈیا کا کہ دیکھیے ملک میں کرونا ہے اور یہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو ہم اپنی ایک ذمہ دار پوزیشن میں، اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے. ٹھیک، بجا فرمایا. کائرہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، مہنگائی میں عوام پستی چلی جا رہی ہے، پیٹرول کے بعد جو قیمتیں بڑھائی گئی، عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، آٹا چینی بیسک چیزیں ہیں، بنیادی ضرورت ہے، عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. کہیں پر آپ کو حکومت رٹ نظر نہیں آ رہی، مافیا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، حکومت بے بس نظر آتی جا رہی ہے. عام لوگوں کی پرسپشن یہ ہے کہ ریاست چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر ریاست یہی سبھی کچھ چاہ رہی ہے کہ ہم نے ہر طرح سے عوام کا استحصال کرنا ہے، ان کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جتنا عوام کا وہ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں سوچ رہا. یہ ہو کیا رہا ہے پھر؟ دیکھیے، یہ سوال آپ کا بڑا ہی اہم، بڑا ہی قیمتی ہے، اور یہ بڑا دور رس نتائج کا حامل ہے. بڑے ذمہ داروں کو اس سوال پہ سوچنا چاہیے. یہ سوال صرف مجھ سے نہیں ہے آپ کا، یہ سوال ان سارے ذمہ داروں سے ہے جو حکومت کو یہاں بٹھانے میں ذمہ دار ہے. صحیح. یہ سلیکٹرز کی ذمہ داری، ان سے بھی سوال ہے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سلیکٹرز کو چاہیے، بہت سلیکشنز ہو گئیں، اور اب اس ملک کے عوام کو الیکشن کرنے دیں اور آزادانہ ووٹ اپنے ڈالنے دیں. عوامی شعور اور اجتماعی شعور یقیناً بڑے بڑے افسروں کے شعور سے بڑے بڑے سیاستدانوں کے شعور سے بڑا شعور ہوتا ہے. لہذا عوامی شعور پہ ڈیپینڈ کیجئے. دنیا ساری عوامی شعور کے ذریعے ہی فیصلے کرا کے کامیاب ہوئی ہے. سلیکٹرز یاد رکھیں کہ جب کوئی ٹیم فیل ہوتی ہے اور تسلسل کے ساتھ فیل ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی فیلڈنگ بھی فیل ہو جائے، بیٹنگ بھی فیل ہو جائے، اس کے اندر آپس میں یکسوئی بھی نہ رہے، پلیئر آپس میں لڑ رہے ہو، کپتان کی بات کوئی نہ سن رہا ہو، اور ٹیم مسلسل ہار رہی ہو، امیج خراب کر رہی ہو، میچ فکسنگ کے الزام لگ رہے ہو، ایسی صورتحال میں صرف ٹیم نہیں گرتی، ٹیم کا امیج برباد نہیں ہوتا،
सिलेक्शन कमेटी भी साथ ही डूबा करती है, उनके हालात भी इसी तरह खराब होते हैं। तो सेलेक्टर्स को भी सोचना होगा कि जो हालात बने पड़े हैं, अवामी गज़ो गज़ब जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ है, जिसके नतीजे में उनकी जमात के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और वजीर आजम साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है, सेलेक्टर्स को भी सोचना होगा। वैसे तो सेलेक्टर्स को अब बस करना चाहिए, सिलेक्शन के अमल बहुत कर चुके, जो असल तरीका है जमहूरियत का वो चलने दें, लेकिन ये जरूर सोचें। कायरा साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, बजट पे बड़े बड़े दावे हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, तारीखी बजट लेकर आया गया है, कारोबारी तबके के लिए सहूलियात रख दी गई हैं, अवाम का सोचा गया है, सेहत में जबरदस्त जो है वो बजट रखा गया है, ये बजट आपको पास होता नजर आ रहा है? बजट पास या फेल होना कोई मायने नहीं रखता। बजट एक रिचुअल है, पास हो जाएगा या नहीं होगा ये मैटर नहीं करेगा, बजट पास भी हो ही जाएगा। सवाल ये है कि क्या बजट कोई बड़ी अहम चीज है? हमारे जैसे मुल्क में बजट की कोई अहमियत नहीं है, ये एक ट्रेडिशन बन गई है, इसलिए कि एक बजट तो बजट के दौरान आ गया, यानी टैक्स नहीं लगाए लेकिन आपने 25 रुपए तेल बढ़ा दिया। इसी तरह के बजट जो मिनी बजट है वो हर महीने पहले भी आते हैं, आमदा भी आया करेंगे। सो बजट बेमानी है, लेकिन सवाल यह है कि इस बजट के अंदर अवाम को रिलीफ क्या दिया गया है? क्या टैक्स नहीं बढ़ाया? भाई मुल्क के अंदर इकोनॉमी वैसे ही बैठी हुई है, कौन से तबके से आप टैक्स लेना चाहोगे? आपने बड़ा रिलीफ दिया था हाउसिंग को, आपने बड़ा रिलीफ दिया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, क्या फायदा हुआ उसका? क्या वो वक्ती रिलीफ था? क्या उससे मुल्क के अंदर इकोनॉमी में कोई बेहतरी आई है? क्या इंडस्ट्री चल पड़ी है? क्या ट्रेड में बेहतरी आ गई है? बिल्कुल फेलियर है। और इनके जितने इकदाम हैं उसके नतीजे में जो चीज अवाम को चाहिए वो एतमाद है। सिर्फ टैक्स ना लगाना, भाई टैक्स किसी के पास गुंजाइश होगी तो लगाओगे ना। बिल्कुल ये ऐसे ही है, जैसे कहते हैं कि हमने पीआईए की इंक्वायरी हमने अवाम के सामने रख दी, हमने चीनी की इंक्वायरी अवाम के सामने रख दी, हमने तेल की इंक्वायरी अवाम के। ओ भाई उस इंक्वायरियों का क्या करें? उनको चाटे। वो इंक्वायरियां जितनी आपने की है, अद्वियात की इंक्वायरी आपने की थी, तेल की कीमतें बढ़ गई, उससे अवाम को रिलीफ नहीं मिला। बिल्कुल। और कायरा साहब, आम आवाम को इस चीज से लेना देना भी कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी इंक्वायरियां कर लें, जब आवाम को रिलीफ नहीं होगा, आवाम सुख का सांस नहीं लेगी तो इनकी इंक्वायरियों का बिल्कुल, अब इन इंक्वायरी को आवाम को कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, महंगाई पर आवाम परेशान है, हर तरफ आवाम परेशान है, और वहां पर हुकूमती दावा सिर्फ यही है कि वो आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हुकूमत का ये वतीरा कि बार बार चीजें माजी की हुकूमत पर डालकर खुद बरी जिम्मा हो जाना, अब क्या ये चीजें चल सकती हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि माजी की हुकूमतों पे लोग डाला ही करते हैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए, लेकिन इसकी एक हद होती है। पहला बजट आया, आपने पहला साल कहा जी कि पिछली हुकूमतें बड़ा खराब कर गई। पिछली हुकूमतों के 90% लोग तो आपके साथ बैठे हैं, आपके मेंबर्स हैं, आपकी काबीना के वजीर हैं, ये पिछली हुकूमतों में रहे हैं जिस 30 साल हर वक्त पूछते रहते हैं। उन्हीं 30 सालों में ये लोग जिम्मेदार थे। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, असद उमर साहब चले नहीं, बाकी कौन सा वजीर नहीं है जो इनका अहम वजीर है? शेख रशीद साहब, बाकी जितने इनके फाइनेंस जो एडवाइजर हैं, बाकी किसका नाम लूं मैं? तो ये सारे लोग तो माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे। और फिर जनरल मुशर्रफ, क्या उसकी हुकूमत को आप भूल गए? ज़ियाउल हक की हुकूमत को आप भूल गए? ज़ियाउल हक के असरात को आप भूल गए? और फिर हमारी एजेंसी ने जो कुछ रोल प्ले किए, जो अदालतों ने काम किया, उसको भूल गए। तो भाई माजी में जिंदा नहीं रहा जा सकता। माजी में आप कहते अच्छा हुआ, आप कहते अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो हो गया, उसका हिसाब होता रहेगा। अब आप बताओ ना, 2 साल बाद आप अपनी परफॉर्मेंस भी तो बताओ। अपनी परफॉर्मेंस है कोई नहीं। हर इशू पे इस हुकूमत ने जो इनका खासा है, यानी यू टर्न, हर चीज पे यू टर्न है ना, लोगों को रोजगार। बिल्कुल। और कायरा साहब, इस चीज से अवाम भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ गई है। अवाम भी बार बार कह रही है कि अब ये यू टर्न से भी आगे बात जा चुकी है, अवाम के लिए जो है वो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा है कि सिर्फ आप अवाम का सोचेंगे तभी आप अवाम के दिलों में घर बना सकेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जब आवाम की बात आती है, जब मुश्किलात की बात आती है, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, टाइम इतना कम पड़ जाता है कि हमसे भी मैनेज करना ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। खैर, एक ज़बरदस्त चीज़ जो आपके साथ हम शेयर करने वाले थे, और उसके लिए हमने बहुत स्पेशली टाइम रखने की कोशिश भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी डिस्कशन लंबी होगी तो टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया है। इरम ने हमें ज्वाइन किया है, इरम काज़मी साहिबा ने, जो कि हैंड सैनिटाइजर, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है और महंगा भी है, घर में आप कैसे बना सकते हैं। जी इरम, बताइए हमारे नाज़रीन को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।
टाइम बहुत शॉर्ट है तो बस जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करती हूँ। हम घर में कैसे सैनिटाइजर बना सकते हैं, ये है एलोवेरा। अगर आपने बिल्कुल नेचुरल बनाना है तो ये रहा एलोवेरा। इसकी आप ये अगर ये ऊपर की स्किन ये लेयर इसकी उतार दें तो इसमें से जेल निकलता है। उस जेल को मैंने ऑलरेडी ब्लेंड करके रखा हुआ है और इसकी ये देखें ये उसकी शक्ल होती है। ये अगर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून ये ओरिजिनल जो एलोवेरा जेल है ये मैंने लिया है और इसके अंदर सर्जिकल स्प्रे मिल जाता है और ये बहुत कॉमन है मार्केट में, ठीक है, और बहुत ये सस्ता ही होता है। अगर 1 टेबल स्पून मैंने ये जेल लिया है तो मैं इसकी डबल क्वांटिटी रखूंगी स्पिरिट की, ठीक है, और इस स्पिरिट को इसके अंदर मिक्स करना है। ये थोड़ा सा तेज होता है, इसकी तेजी को कमी करने के लिए, इसकी स्मेल को और इसकी खुशबू को अच्छा करने के लिए कि जो आपको मार्केट में मिलते हैं वो बड़ी अच्छी उनकी फ्रेग्रेंस होती है, तो हम इसमें ये ग्लिसरीन जेल मिलाएंगे। ये भी बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में। 1 टेबल स्पून मैंने ये जेल मिलाना है, जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट्स और ये हमारा होममेड हैंड सैनिटाइजर रेडी है। और ये देखिए ये आपके सामने मैं इसको ये अप्लाई करके दिखाऊंगी। विदिन 2 सेकेंड्स ये आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, ड्राई। जो अगर हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो कुछ स्टिकी होते हैं, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। जो इसकी दूसरा एक तरीका है बहुत इजी वे, मार्केट में फर्स्ट करें आपके पास एलोवेरा ये वाला ओरिजिनल अगर नहीं है तो ये जेल मार्केट में रेडीमेड ये मिलता है। ये ठीक है, थैंक यू सो मच इरम। बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत ही आसान तरीका असर निकालना है और अपने आप पैसे इस तरह से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच इरम, आपने हमें सैनिटाइजर बनाने का तरीका बताया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।